देखिए, तो हम लोग सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे जियो मैकेनिक्स के बारे में। तो अभी क्वेश्चन वाला पार्ट स्टार्ट करना है, तो ठीक है। फिर भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जो है उसको वापस रिवाइज करवा देंगे कि जियो मैकेनिक्स होता क्या है। तो आप लोग टू वे कम्युनिकेशन होता तो बेटर रहता। आप लोग ये बता सकते हैं कि मतलब अभी तक आप लोग इसके बारे में पढ़ लिए हैं या नहीं, जियो मैकेनिक्स के बारे में? कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए ताकि मैं स्टेटस जान सकूं कि आप लोग सब सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं या नहीं। तो मतलब आप लोग जियो पैटर्न्स के बारे में बेसिक थ्योरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं फिर थ्योरी से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो आप लोग कमेंट में डालिए कि मैं थ्योरी से स्टार्ट करूं या फिर क्वेश्चन इनिशिएट करूं। ओके, जैसा मैं देख रहा हूं कि थ्योरी से जानना चाह रहे हैं आप लोग, तो ठीक है, मैं थोड़ा सा थ्योरी से स्टार्ट करूंगा, फिर हम लोग क्वेश्चन भी जितना पढ़ेंगे उसके हिसाब से क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, हाँ, और कमेंट आ रहा है थ्योरी से ही, सब लोग थ्योरी से ही डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो मैं थ्योरी से ही स्टार्ट करता हूँ, आप लोग थ्योरी से ही पढ़िए। देखिए सबसे पहले, ठीक है, तो रॉड मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेन में कुछ इशू आ रहा है, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, ठीक है, ये चलता रहेगा। तब तक मैं आपको बताता हूँ बेसिक कि रॉड मैकेनिक्स होता क्या है। तो जो भी हमारा माइंस में, हमारा जो भी अंडरग्राउंड हो, ओपन कास्ट हो, सब में तो हम लोग को रॉक से ही डील करना है। तो उसके लिए रॉक का क्या नेचर होता है, उसका मैकेनिज्म कैसा होता है, उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है, अलग अलग कंडीशन में, ब्लास्टिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, एक्सकैवेशन का साइज डिसाइड करने के लिए, तो इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया है। इसके लिए जो मैकेनिज्म बनाया गया है तो उसको हम लोग रॉक मैकेनिक्स के तहत पढ़ते हैं। तो इसमें बहुत सारा मेथड होता है कि हम लोग किस तरह से रॉक को जाने, हम लोग को रॉक के बारे में जानना है। तो इसमें जैसे आपको बताते हैं कि जैसे जानना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसका कोर सैंपल निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। कोर सैंपल निकालने की कोशिश करते हैं ताकि उससे हम लोग उसका लैब में टेस्टिंग कर सकें और अकॉर्डिंगली जान सकें कि हमारे रॉक का क्या क्वालिटी है, क्या उसका स्पेसिफिकेशन है, स्टैंडर्ड है, ये सब। तो इसमें जैसे एक टर्म होता है आरक्यूडी, है ना, आरक्यूडी सुने होंगे आप लोग, रॉक क्वालिटी डिजिग्नेशन। तो वो जानना जरूरी होता है, उससे पता चलता है कि रॉक में कितना फ्रैक्चर वगैरह है। तो ठीक है, तो कोर सैंपल हम लोग निकालते कैसे हैं? तो एक तो होता है कि अपना ड्रिल होल लगाए और वहां पे होल लगा के उसके बाद जो भी उसका कोड है उसको एक्सट्रैक्ट कर दिए, ठीक है, और उसके बाद उसको लैब में भेज देते हैं टेस्टिंग के लिए। जहाँ पे आपका टेस्टिंग, डायरेक्ट कोड सैंपल हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं, रिकवरेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग बस ऐसे ही जैसा भी सैंपल अवेलेबल होता है वो सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, चिप्स के फॉर्म में या इस फॉर्म में जो भी है, उस सैंपल को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो उस केस में भी उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसका मेथड चेंज हो जाता है। तो उसमें इंडेक्स प्रॉपर्टी यूज करके फिर उसका स्ट्रेंथ निकाला जाता है, और उसमें यूसीएस मशीन ये सब से नहीं होगा, उसमें इंडेक्स प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब मेथड है जो मैं बताया कोड सैंपल निकालने का। ये दोनों हो गया डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, कि मतलब हम लोग पत्थर के किसी भी मटेरियल को, चिप्स को या कोड को निकाल रहे हैं। एक नॉन डिस्ट्रक्टिव भी होता है कि मान लीजिए किसी ऐसे जगह पे चेक करना है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, उसको सिर्फ हमको चेक करना है लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, जैसे कोई मॉन्यूमेंट वगैरह का करना हो, तो उसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं। तो उसमें एक बहुत फेमस मेथड है स्मिथ हैमर करके। तो स्मिथ हैमर से हम लोग उसका टेस्टिंग करते हैं। उसमें एक नोजल जैसा होता है, वो वॉल में लगा के पुश किया जाता है। अब पुश करके जितने पे वो स्प्रिंग जो है वो अपना लोड लेना खत्म कर देता है, तो वहां पे डिस्प्ले हो जाता है ये कितना लोड लिया, तो उससे पता चल जाता है कि रॉड का स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो ये सब मेथड है
अपना कोर सैंपल निकालने का। तो हम लोग जैसे आरक्यूडी का बात कर रहे थे, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग कोर सैंपल निकालते हैं, ठीक है। वो एक ड्रिलिंग मशीन होता है, डायमंड ड्रिल मशीन उसको बोलते हैं। उससे हम लोग होल करते हैं, जो भी हमारा प्लान्ड लेंथ होता है उसके अकॉर्डिंग होल करते हैं, और उस कोर सैंपल को हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो उस कोर सैंपल को बाहर निकालते हैं, उसके बाद उसमें देखा जाता है कि जैसे उसमें कहीं पे क्रैक है, उसमें कहीं पे क्रैक है, तो दो क्रैक्स के बीच में, मतलब जो इंटैक्ट पोर्शन है उसका लेंथ कितना है और कितने पार्ट में है, ठीक है। तो उसमें है कि हर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा जो भी हमारा कोर सैंपल में जो दो क्रैक के बीच में जो इंटैक्ट रॉक है, वो अगर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो उस सब को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। और उस सब को हम लोग टोटल कर लेंगे, जो जो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा वाला टुकड़ा है, और उसको डिवाइड कर देंगे जो टोटल लेंथ ऑफ ड्रिलिंग था हमारा, जो टोटल लेंथ ऑफ ड्रिलिंग था उससे डिवाइड कर देंगे इंटू 100। ये कर देने से हमारा आरक्यूडी जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछिएगा मैसेज में। कुछ डाउट हो रहा है तो बताइएगा। जैसे मैं आज क्वेश्चन डिस्कशन करने आया था, तो जो थ्योरेटिकल है उसका, जैसे मैं आरक्यूडी का इमेजेस ये अभी मैं आपके लिए नहीं लाया हूँ, क्योंकि ये आप लोगों ने अचानक से बोला कि थ्योरी नहीं पढ़े हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए जा रहा था, बट ठीक है, जो भी है हम लोग थ्योरी ही बता रहे हैं, आप लोग इसको समझिए, और बाकी ये जो भी चीज़ है उसको हम लोग इमेज के फॉर्म में या जो भी डिटेल्स है उसको बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। अभी बस बेसिक समझिए कि रॉक मैकेनिक्स होता क्या है, ठीक है। तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो आरक्यूडी निकाल लिए, अभी जो आपको मेथड बताए उस तरीके से हम लोग आरक्यूडी निकाल लिए। अब इसमें क्या है, इसका क्लासिफिकेशन होता है कि आरक्यूडी कितना आएगा तो हम रॉक को कैसा मानेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं या मिल भी जाएगा, अवेलेबल है अपने सारे प्लेटफॉर्म पे, कि आरक्यूडी अगर 0 से 25% के बीच में आ रहा है, तो मतलब आपका रॉक जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में है, मतलब वो बहुत खराब रॉक है। अगर 25 से 50 में आ रहा है तो वो पुअर कैटेगरी में है, 50 से 75 में है तो वो फेयर कैटेगरी में है, 75 से 90 में है तो वो गुड कैटेगरी में है, और 90 से 100 में अगर है तो वो एक्सीलेंट कैटेगरी में है। ये चीज नोट कर लिए। अब इसमें देखिए, जिस कैटेगरी का रॉक होता है उसी हिसाब से फिर हमारा जो सपोर्ट डिजाइन होता है, या फिर कितना डायमेंशन का हमको एंट्री बना सकते हैं, किस डायमेंशन में किस तरह का सपोर्ट देना है, वो सारा डिसीजन होता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक चीज कैची है, आर क्यू डी और आर एम आर दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। आर एम आर के लिए हम लोग पढ़ेंगे बाद में, दोनों अलग अलग चीज है। और जो मैं ये टेबल बताया ये भी डिफरेंट है। आर क्यू डी में 0 से 25, 25 से 50 इस तरह के स्लॉट में जा रहा है ना, उसमें 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 ऐसा है। तो कई बार क्या एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा कि आरक्यूडी का जो सीरीज है वो इस तरह से चलता है, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 90, 90 से 100। आरएमआर वाला 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 ऐसा है। तो दोनों टेबल अलग है, दोनों को डिफरेंटली पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको आरक्यूडी निकालने का एक और फॉर्मूला दिया गया है, कि जैसे मान लीजिए हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि फ्रैक्चर्स कितना है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितना फ्रैक्चर है। एक कोई यूनिट लेंथ दे दिया गया, या कोई लेंथ, कोई भी लेंथ आपको दे दिया गया, और उसमें पता चला कि इसमें इतने 5, 10, 20 जो भी है इतने फ्रैक्चर्स हैं, तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, सिर्फ इतना ही डाटा दिया। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक लेमडा का वैल्यू निकालते हैं, वो होता है फ्रैक्चर्स पर मीटर ऑफ कोर लेंथ, ठीक है। वो होता है एवरेज नंबर ऑफ फ्रैक्चर्स पर मीटर ऑफ कोर लेंथ। तो कोर लेंथ जो आपका है उसके पर मीटर में कितना फ्रैक्चर है उसका एवरेज ले लेना है, मतलब बाई टू ही होगा एवरेज के केस में। तो वो आपका लेमडा वैल्यू हो गया। और एक फॉर्मूला होता है, कुछ टेक्निकल इशू के कारण मेरे को थोड़ा लिखने में भी दिक्कत हो रहा है, बट ठीक है, आप आज लोग थोड़ा सा इसको
समझ लीजिए, बाकी डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसका फॉर्मूला होता है आर क्यूड इक्वल टू 100 इंटू ई के पावर माइनस 0.1 लेमडा और इंटू नॉर्मल में इंटू 0.1 लेमडा प्लस 1, ये सब प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसमें आपको सीधा लेमडा का वैल्यू निकाल देना है कि पर मीटर लेंथ में कितना फ्रैक्चर है, उसको बाई 2 कर देंगे और इस फॉर्मूले में डाल देंगे, तो उससे हमारा आरक्यूडी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग बस आरक्यूडी के बारे में समझे हैं कि क्या होता है। उसके बाद कुछ कुछ चीज है जिसका डिफिनीशन सही से समझना जरूरी है ना। जैसे अपना यूनिट वेट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, डेंसिटी है, वाइड रेशियो है, पोरोसिटी है, ये सब पे क्वेश्चन आता है। हाँ, हर एग्जाम में ये सब पे क्वेश्चन आएगा और ये सब के बीच में छोटा छोटा डिफरेंस क्या है, ये सब समझना है अपने को। तो हम लोग अभी जो भी ये टेक्निकल टर्म्स है उसका क्या डिफिनीशन है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन हो, रिप्लाई कीजिए कुछ लोग, क्लियर आ रहा है कि नहीं आवाज वगैरह। ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले होता है यूनिट वेट। ठीक है, यूनिट वेट वो सीधा है गामा इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी। यूनिट वेट होता है वेट ऑफ सॉलिड बाई वेट ऑफ वॉल्यूम, बाई वॉल्यूम सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना। तो ये आपका यूनिट वेट हो गया, वेट बाय वॉल्यूम, इसमें सीधा फॉर्मूला है। और इस केस में उसके बाद अगला टर्म है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, तो उसके निकालने में क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो भी होता है वो वाटर के रेफरेंस में होता है। ठीक है, तो उसका जो डेंसिटी है वो डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, बस यही हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। यूनिट वेट समझ गए, सीधा वेट बाय वॉल्यूम, इसमें वेट बाय वॉल्यूम तो है ही और वो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है। उसके बाद एक होता है वाइड रेशियो। अब जैसे कोई कोर सैंपल है, ठीक है, तो कोई कोर सैंपल हम लोग रिकवर किए, तो उसमें बहुत सारा इंटरनल स्पेसेज होता है, पूरा इंटैक्ट तो होता नहीं है, उसमें पोर्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें अपने को कैलकुलेट करना रहता है कि हमारा कितना वॉल्यूम जो है वो वॉइड का है और कितना वॉल्यूम जो है वो इंटैक्ट सॉलिड का है। ठीक है, तो इसको भी निकालने का बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि पहले उसको पूरा ड्राई कर लिए, तो ड्राई कर लेंगे तो सारा मॉइस्चर वगैरह है वो उसका खत्म हो जाएगा, उसका वेट कर लिए तो वो आपका वेट ऑफ सॉलिड आ गया, क्योंकि उसमें तो कुछ भी पोर्स में मॉइस्चर नहीं है। और फिर उसको पानी में डाल के सेचुरेट करा देते हैं, और जब पूरा पानी अच्छे से वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जितना भी पोर्स है वो सब पानी से भर गया, इसका यही मतलब है। फिर उसका वेट कर लिए, तो उससे हमारा सेचुरेटेड मटेरियल का वोट ये आ गया, वेट आ गया सेचुरेटेड सैंपल का। तो दोनों को माइनस कर लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि कितना वाटर ऐड हुआ, जितना वाटर ऐड हुआ सेंटीमीटर क्यूब में, मिलीमीटर क्यूब में, जो भी है उसमें निकाल लेंगे, जितना वॉल्यूम ऐड हुआ उतना ही वॉल्यूम हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइड था। तो ठीक है, ये इस तरह से मेजर करते हैं। तो वाइड रेशियो का फॉर्मूला है, नोट करिएगा, सीधा वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ये वॉल्यूम ऑफ सैंपल नहीं है। और वाइड रेशियो को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल ई इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब जैसे देख लीजिए, हम लोग मान लीजिए कोर सैंपल निकाले, ठीक है, उसका वॉल्यूम मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, कोर सैंपल का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो उसके अंदर वॉइड है, वो वॉइड हम लोग पता किए जो भी मेथड से हुआ, वो आ गया 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो 10 हो गया हमारा जो सॉलिड है उसका, और 2 हो गया वॉइड, तो टोटल कितना हो गया, 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। उसको जो डायमेंशन के हिसाब से मेजरमेंट करेंगे, मतलब उसका रेडियस और उसका हाइट, थिकनेस, ये सब के हिसाब से अगर मेजरमेंट करेंगे तो 12 आएगा।
लेकिन उसका सेग्रीगेशन कैसे है, वाइड है 2 और सॉलिड्स है 10। ठीक है, तो हम लोग को अगर वाइड रेशियो निकालना है तो वो 2/10 होगा, 12 नहीं होगा, 10 होगा, क्योंकि सिर्फ सॉलिड से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो वाइड रेशियो के केस में ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वाइड रेशियो यही है। कोई डाउट हो रहा तो आप लोग मैसेज करिएगा तुरंत। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा एक नए टर्म पे जाते हैं, वो है पोरोसिटी। ये वाइड रेशियो से कैसे डिफरेंट है वो भी ध्यान दीजिएगा। पोरोसिटी में क्या होता है, इसमें निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। परसेंटेज में करना है तो इंटू 100% कर देंगे, न्यूमेरिकल में रहना है तो ऐसे ही रहेगा, वो ठीक है। तो इस केस में यही डिफरेंस है, पिछले वाले केस में वाइड रेशियो में था वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस केस में है वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय टोटल वॉल्यूम। मतलब जो एग्जांपल पिछली बार दिए थे उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ वाइड 2 और टोटल वैल्यू ये वॉल्यूम 12, तो 2/12 हो जाएगा इस केस में आपका आंसर। अगर पोरोसिटी पूछा जाए तो 2/12 हो जाएगा, वाइड रेशियो पूछा जाए तो 2/10 होगा। ठीक है, अब इससे क्या है, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में एक इंटरकनेक्शन भी हो जाएगा, उसका फॉर्मूला से हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। मतलब आपको वॉइड रेशियो दे दिया तो आप पोरोसिटी कैलकुलेट कर पाइएगा, पोरोसिटी दे दिया तो वाइड रेशियो कैलकुलेट कर पाइएगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो देखिए इसमें आपका क्या है, मैं बताया फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक, लिख दिया। और अब हम न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, डिवाइड किया तो वो टर्म क्या हो जाएगा, वही तो वाइड रेशियो होता था, तो ऊपर में हो गया ई। अब नीचे में होगा आपका क्या था, पहले नीचे में वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था, उस टोटल को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड किए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कट के 1 हो गया। अब प्लस जो दूसरा पार्ट है वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वो ई हो गया, वही तो ई होता है। तो हमारा क्या आ गया आंसर, ई अपॉन 1 प्लस ई, पोरोसिटी इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई, जो ये ई वॉइड रेशियो है। तो इस तरह से हम लोग एक तरीके से दूसरे को भी निकाल सकते हैं, अगर एक दे दिया जाए तो दूसरे को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आप लोग पूछिए अगर कुछ कंफ्यूजन है तो। नहीं, कुछ लोगों को थ्योरी में कंफ्यूजन था, इसलिए हम लोग थ्योरी से स्टार्ट किए हैं। अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है नीतीश, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है। वही मैं जानना चाह रहा था कि थ्योरी आप लोगों का कंप्लीट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है या थ्योरी से स्टार्ट करना है। अभी जो मैं बताया उसमें कुछ डाउट है तो पूछिएगा, पहले वो क्लियर कर लें, वो जरूरी है। कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए। तो जैसे मैं पोरोसिटी का भी बता रहा था, तो उसको कैसे कैलकुलेट किए, ई अपॉन 1 प्लस ई, ये आप लोग समझे कि नहीं ये बताइए। डाउट हो रहा तो दोबारा कर लेंगे। जैसे देखिए वाइड रेशियो, इसका मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसी को ई बोलते हैं। और पोरोसिटी मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय टोटल वॉल्यूम, इसी को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब इसी में क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। जैसे दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऊपर हो गया, और नीचे आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉरी, नीचे आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड
VS बाई VS तो कट के 1 ही हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू ऊपर वाला टर्म देखिए E हो गया, और नीचे वाला टर्म भी आपका ये E प्लस 1 दे दिया जाए तो पोरोसिटी निकाल सकते हैं, पोरोसिटी दे दिया जाए तो वाइड रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये चीज उस समय समझा रहा था। इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछिए पहले, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। और अगर क्वेश्चन बोलिएगा तो क्वेश्चन भी इसके साथ साथ कराते चल सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे आइए, इतने पे क्वेश्चन ले लें या थ्योरी थोड़ा सा और आगे चले। रिस्पॉन्स दीजिए आप लोग। अगर इतने पे क्वेश्चन ले लें या थ्योरी और आगे अभी चले लेके, क्या चाह रहे हैं आप लोग? चलिए अभी कुछ क्वेश्चन ले लिया जाए फिर। अभी तक जितना हम लोग किए हैं उस पे 2-4 क्वेश्चन देख लिया जाए ताकि ये चीज आप लोग को क्लियर हो जाए अच्छे से। जैसे देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, फिर इसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन बेस पे ही है। इसमें दिया है कि इन सैंड स्टोइंग अरेंजमेंट, ये क्या होता है, सैंड को पानी के साथ मिला के भरते हैं वाइड स्पेस जो माइंस वगैरह में होता है ना उसमें। तो उसमें बता रहा है कि द स्लरी हैज ए सैंड कंसंट्रेशन ऑफ 35% बाय वॉल्यूम। मतलब बाय वॉल्यूम जितना लीटर टोटल भेज रहे हैं स्लरी, उसमें 35% जो है वो सैंड है। ठीक है, और सैंड का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.6। तो वाटर का तो हम लोग बाय डिफॉल्ट 1 ले लेंगे, है ना। तो सैंड का 2.6 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सैंड जो है बाय वेट कितना परसेंट होगा। मतलब बाय वॉल्यूम वो 35% है, तो बाय वेट जो है वो कितना होगा। ठीक है, ये आपका टोटल क्वेश्चन है। तो जैसे देखिए हम लोग मान लेंगे इसमें कि स्लरी मेरा 100 मीटर क्यूब था। ठीक है, मान लेते हैं कि स्लरी हमारा 100 मीटर क्यूब था। मीटर क्यूब इसलिए माने हैं क्योंकि क्वेश्चन में इनिशियली बाय वॉल्यूम दिया हुआ था। ठीक है, स्लरी 100 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएगा, हमारा सैंड कितना हो जाएगा, हमारा सैंड हो जाएगा 35 मीटर क्यूब, और वाटर बाकी जो बच गया 65 मीटर क्यूब। ठीक, उसके बाद आप आइए। तो हम लोग अभी इसको वॉल्यूम में क्लियर कर लिए, है ना। अब हम लोग को निकालना है बाय वेट, कि बाय वेट कितना है। तो ठीक है, बाय वेट निकालना है तो उसमें वेट ऑफ सैंड हम लोग को फाइनली क्या चाहिए, वेट ऑफ सैंड बाय टोटल वेट, यही तो चाहिए, बाय टोटल वेट। तो वेट ऑफ सैंड निकाल लेते हैं, 35 मीटर क्यूब तो 35। उसका डेंसिटी कितना है, 2 पॉइंट कितना दिया था क्वेश्चन में, 2.6। तो 35 × 2.6। ठीक है, तो ये हो गया सैंड का वेट। इसको डिवाइड करिए और यहाँ टोटल वेट चाहिए। टोटल चाहिए तो ठीक है, पहले सैंड का ही लिख लेते हैं, 35 × 2.6 अब प्लस, अब वाटर का 65 बचा था, 65 × 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और इंटू 100% परसेंटेज में पूछ रहा है ना, तो पूछना इसमें इंटू 100% कर देना है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा इंटू 100% करके 58 पॉइंट के आसपास आएगा, 58 पॉइंट।
3%। तो इस तरह से आप जैसे बाय वॉल्यूम दिया हुआ था तो बाय वेट कैलकुलेट कर दिए, बाय वॉल्यूम दिया था तो पहले वॉल्यूम मान लिए टोटल कितना है, जैसे यहाँ 100 मीटर क्यूब माने थे, और अकॉर्डिंगली जो है सैंड का आ गया 35% था तो 35 मीटर क्यूब, वाटर 65 मीटर क्यूब। अब बाय वेट चाहिए तो बस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, सैंड का ऊपर और सैंड प्लस वाटर टोटल जो है वो नीचे, और उसका परसेंटेज में निकाल दिया, आंसर आ गया। बस यही है इसमें। इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप लोग मैसेज डालिए। ओके, आपको दिखाता हूँ 2.6 क्या है। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा और विजिबल करवाता हूँ, तो हो सकता है ये क्वेश्चन देखने में दिक्कत हो रहा हो। देखिए, इनकेस आपको अभी क्वेश्चन विजिबल है तो देखिए, इसमें दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझिए। एक आदमी पूछ रहे थे 2.6 क्या है। स्टोइंग क्या होता है, लिखा है इन सैंड स्टोइंग अरेंजमेंट। स्टोइंग होता है कि माइंस में जो भी वाइड बना है, कोयला निकालने के बाद जो भी ओपन स्पेस बन गया है, वाइड बन गया है, गड्ढा बन गया है, तो उसको भरना होता है, उसको स्टेबिलिटी देने के लिए। तो उसमें एक है अरेंजमेंट स्टोइंग का, उसमें सैंड के साथ वाटर का स्लरी बनाते हैं, मतलब बालू और पानी का स्लरी बनता है, और उसको पंप के थ्रू भेज दिया जाता है और वहां पे भर जाता है उस ओपन स्पेस में। तो वही उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जितना हमारा स्लरी है ना, मतलब जितना मीटर क्यूब हम स्लरी भेज रहे हैं, स्लरी मतलब सैंड वाटर इंक्लूडेड, उसमें 35% सैंड है। बाय वॉल्यूम 35% सैंड है। जैसे अगर हम 100 मीटर क्यूब भेज रहे हैं तो 35 मीटर क्यूब सैंड है, बाकी 65 पानी हो गया, तो इतना हम भेज रहे हैं। और उसमें द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड दिया है 2.6। देखिए, वाटर का तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है, सैंड वाटर से तो भारी होता है ना। तो सैंड का स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब सैंड का डेंसिटी दिया है 2.6। तो अब पूछ रहा है कि बाय वॉल्यूम तो वो सैंड 35% था, लेकिन अगर बाय वेट हम निकालें, अगर हम वजन करके निकालें, तो सैंड का कितना परसेंट होगा, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो उसी चीज को मैं यहाँ पे समझाया हूँ कि स्लरी 100 मीटर क्यूब है तो सैंड 35 हो गया, वाटर 65 मीटर क्यूब हो गया। अब हमको वेट के हिसाब से निकालना है, तो जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्वेश्चन में दिया है 2.6, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सैंड का वेट आ गया। ठीक है, और नीचे टोटल वेट डालना है। तो टोटल क्या, सैंड प्लस वाटर वही तो है। तो सैंड का तो ये हो गया 35 इंटू 2.6, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सिमिलरली वाटर का वॉल्यूम 65, डेंसिटी वाटर का 1 होता है, ये कर दिया इंटू 100% कर दिया, आंसर आ गया। ये चीज है, अगर क्लियर है तो बताइए। ठीक है, वो क्वेश्चन को कर दिया जाएगा, हर क्वेश्चन को अलग अलग पीपीटी में डाल दिया जाएगा। आज भर समझिए इसको कि किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो एक और क्वेश्चन आगे कर ले वाइड रेशियो रिलेटेड, ताकि क्लियर हो जाए थ्योरी आप लोगों का। ये क्वेश्चन, ए सिलिंड्रिकल सैंपल ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल हैज द फॉलोइंग मेजरमेंट: लेंथ 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर, वेट 350 ग्राम। ठीक, assume the assume the sample is completely dry with a specific gravity of solid grain 2.8, the void ratio of the sample is। ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, तो इसका मैं बताता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप लोग कि क्या क्या दिया है। दिया है कि सिलिंड्रिकल सैंपल है, दे दिया कि सिलिंड्रिकल के फॉर्म में है, मतलब इसका वॉल्यूम जो निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच करके इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, है ना। उसका मेजरमेंट दे दिया, डायमीटर दे ही दिया 5, उससे आर निकल जाएगा, लेंथ दे दिया, वेट दे दिया। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम जो है टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे, सबसे इजी वही है। तो डायमीटर 5 तो रेडियस 2.5, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 2.5 स्क्वायर इंटू 10, पाई आर स्क्वायर एच कर दिए, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सैंपल आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, बहुत इजी कर दिया है इसमें। इसका वेट है 350 ग्राम। ठीक,
और इसमें लिख भी दिया है एज्यूम द सैंपल इज कम्प्लीटली ड्राई। अभी ये सैंपल पूरा ड्राई है, मतलब इसमें वाटर नहीं है, जो भी वॉइड है वो सब खाली है, सब ओपन है। तो मतलब ये 350 ग्राम जो वजन है, ये एकदम जो सॉलिड ग्रेन्स है, जो सॉलिड मटेरियल है उसका है, इसमें पानी का कोई वजन मिक्सिंग नहीं है ना। और आगे देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड ग्रेन भी दे दिया, जो सॉलिड ग्रेन है उसका डेंसिटी भी दे दिया है आपको 2.8। ठीक है, वो समझ लीजिए 2.8 दे दिया। तो ये तो बहुत इजी हो गया आपका कि उसको डिवाइड कर देंगे, वेट दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है ना। तो वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी करके वो आप वहां से निकाल सकते हैं, तो उससे वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसमें? स्टार्ट करें सॉल्यूशन? ठीक है, करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग सैंपल का टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, है ना। वॉल्यूम ऑफ, पढ़िए उसको नीचे, वॉल्यूम ऑफ सैंपल। ठीक है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज इक्वल टू, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3.14 इंटू, आज मैं बताया ही था वो 5 था, तो आर हो जाएगा उसका आधा, 5/2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच है 10। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका टोटल वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सैंपल कंप्लीटली ड्राई है, मतलब इसमें मैं जैसा बोला वाटर वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट फेज में आते हैं कि इसका आपको वेट भी दे दिया है, वेट दे दिया है 350 ग्राम। ठीक, और आपको इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे दिया है 2.8। ठीक, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालना है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 350 बट्टा 2.8 ग्राम है, डिवाइड कर देंगे सीधा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो 125 सेंटीमीटर क्यूब आपको आ गया। ठीक है, तो ये वॉल्यूम जो आया है ये सिर्फ सॉलिड ग्रेन का है ना। और पहले जो आया था वो टोटल है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो निकाल सकते हैं ना। टोटल है 196.25, जिसमें हमारा सॉलिड ग्रेन जो है, जो पत्थर का मटेरियल है, वो है 125। तो घटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा 71.25। एक बार चेक कर लीजिए तो कैलकुलेशन। ठीक है, 71.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ गया। और अपना वॉइड रेशियो होता क्या है, क्या पढ़े थे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही पढ़े थे ना। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ गया 71.25, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम लोग ऊपर निकाले हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये है, सॉलिड मटेरियल ये है ना, हाँ ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 125। इसको 125 से डिवाइड कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू, कैलकुलेट कीजिए कितना आता है। कितना आया, ये आपका आ जाएगा 0.57। इसी को अगर परसेंटेज में करना है तो इंटू 100% कर दीजिए, तो 57% हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर वॉइड रेशियो का। इसमें कुछ डाउट है तो बताइएगा। अच्छा, यूनिट, यूनिट के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ कोई एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं थी। देखिए
जब भी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया जाता है ना, जब भी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया जाता है तो उसका सीधा मतलब होता है, जैसे 2.6 दिया, 2.8 दिया, कुछ भी दिया, तो अगर मीटर क्यूब में है तो वो टन पर मीटर क्यूब आप उसको लिख सकते हो। ये लिख रहे हो तो मतलब एकदम सही यूनिट है। या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर ये लिख रहे हो तो एकदम सही। ये यूनिट कन्वर्टेड है, ये दोनों आप ध्यान रख लीजिएगा। जहां मीटर क्यूब टाइप का डेटा हो वहां टन में, वेट वाले चीज को टन में लेना, जहां वॉल्यूम मीटर क्यूब वाले में हो। जहां सेंटीमीटर क्यूब में हो वहां ग्राम में। ये सीधा एडजस्टेड ही है, इसको अलग से एक बार इंटू 10⁻³ करें, फिर वापस उसको 10⁻+3 करें, फिर काटे, कोई मतलब नहीं है। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी जो भी सिर्फ नंबर में दिया है डायमेंशन लेस, अगर डायमेंशन लेस है तो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन आप अपने मन से उस पर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में 2.8 दिया था तो वो 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसको बोल सकते हैं, उसको 2.8 टन पर मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। हमारा डेटा सेंटीमीटर के आसपास था इसलिए हम उसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के रेफरेंस में यूज कर लिए, क्योंकि हमारा ग्राम में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए ये एस्टेब्लिश्ड यूनिट है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी डायमेंशन लेस स्पेसिफिक ग्रेविटी हो उसमें ये दोनों चीज आप अपने मन से यूनिट में लगा सकते हो। और कोई डाउट हो तो बोलिए। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर ही होता है, बट जनरली डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 ही लेते हैं, इसलिए उसका कोई न्यूमेरिकल चेंज उससे नहीं आता है जब तक कोई डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में कुछ अलग से ना मेंशन किया हो। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी वही होता है, आप ठीक ही बोल रहे हो। वो यूनिट वेट ऑफ वाटर 1 हो जाता है ना, तो इसलिए वो 1 से डिवाइड करके तो सेम ही वैल्यू रह जाएगा, इसलिए वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है। अब जैसे इसी क्वेश्चन में चलिए, जो पोरोसिटी आपको बताया था उसको भी इसी क्वेश्चन में कवर कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका वॉइड रेशियो, वो एस्टेब्लिश अभी हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमको पोरोसिटी निकालने के लिए बोल देगा, तब हम क्या करेंगे कि वो मटेरियल कितना पोरस है। अगर पोरोसिटी निकालने के लिए बोल देगा तो क्या करेंगे, उसका क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाइड अपना कितना था, 71.25 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना था, टोटल ऊपर था जो कैलकुलेट करके हम लोग लाए थे पाई आर स्क्वायर एस करके, 196.25 है ना, 196.196.25। ठीक है, ये अपना पोरोसिटी हो गया, इसे पॉइंट में आ जाएगा, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100% कर दीजिए, इससे आपका पोरोसिटी का वैल्यू आएगा। आप इसको निकालिए, जो फॉर्मूला था वो भी अभी एस्टेब्लिश हो जाएगा, जो फॉर्मूला मैं बोला था कि आप वॉइड रेशियो से उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 71.25 डिवाइडेड बाय 196.25, ठीक है, इंटू 100%, ये 36.3% आ रहा है इसका पोरोसिटी। इसी क्वेश्चन में पोरोसिटी पूछेगा तो 36.3%। ठीक। अब मान लो आप इस तरह से नहीं निकालना चाहते, जो मैंने फॉर्मूला ऊपर एक बताया था E/1 + E वाला, उससे अगर करना चाहते हो तो कैसे होगा। अब वो फॉर्मूला क्या था वो हम लोग पहले देख लेते हैं। हम्म देखो, पोरोसिटी निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं ना, E/1 + E, ये वाला, ये वाला E/1 + E। चलिए इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग निकाल के देखते हैं सेम आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं पोरोसिटी, पोरोसिटी इक्वल टू E/1 + E। ई अपना क्या आया था, ई है मतलब ऊपर दिया हुआ है, वाइड रेशियो 0.57 डिवाइडेड बाय 1 + E, मतलब 1 + 1.57, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए कितना आता है, 0.57 डिवाइडेड बाय 1.57, ठीक है। जो भी वैल्यू आए उसको अगर परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100% कर दीजिए, परसेंटेज में लाना है तो
आप इसको भी सॉल्व कीजिए, ये भी देखिए 36.3% आपका आ जाएगा। तो सीधा है, पोरोसिटी आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, कहीं डेटा इस टाइप से पहले से दिया हुआ है तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा, कॉन्सेप्ट यही है। तो ये आपका जो फॉर्मूला का डेरिवेशन था वो भी एस्टेब्लिश हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाइड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम भी क्लियर हो गया, पोरोसिटी क्या होता है, वॉइड रेशियो क्या होता है वो भी क्लियर हो गया। इसके रिलेटेड कुछ डाउट है तो बोलिए, नहीं तो फिर अब अगले टॉपिक पे जाएंगे। चलिए, अब एक टॉपिक आप लोग को बता देते हैं पहले, ये टॉपिक कवर हो गया है। परमिएबिलिटी आप लोग सुने हैं, परमिएबिलिटी क्या होता है, और परमिएबिलिटी और पोरोसिटी सुनने में एक जैसा तो नहीं लगता है ना, दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूजन नहीं करना है। तो चलिए आज हम लोग एक परमिएबिलिटी कवर करते हैं। परमिएबिलिटी होता है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ ए पोरस मटेरियल टू अलाउ अ लिक्विड टू पास थ्रू इट। देखिए, पोरस मतलब हुआ कि किसी भी चीज को पानी सोखने का क्षमता क्या है, या लिक्विड जो भी है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पोरस मतलब वो कितना पानी सोख सकता है, कोई भी चीज कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, वो पोरस हो गया। और परमिएबल हो गया कि कोई भी रॉड, कोई भी स्ट्रक्चर अपने थ्रू कितना पानी को बहने दे सकता है, मतलब पानी एक साइड से फ्लो होकर दूसरे साइड से निकल जाए, वो पानी के फ्लोएबिलिटी को अलाउ कर रहा है कि नहीं। अगर वो फ्लो होने दे रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ तो वो पोरस हुआ, ठीक है। तो सॉरी, अगर फ्लो होने दे रहा है एक तरफ दूसरी तरफ तो वो परमिएबल हुआ। और पोरस होता है कि कोई वाटर को एब्जॉर्ब कितना कर सकता है, तो वो पोरस हुआ। तो ये चीज दोनों में डिफरेंस है, ठीक। तो परमिएबिलिटी जो होता है उसको भी कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन दिया गया है, उसको डार्सीज लॉ बोलते हैं। ये सब नंबर भी, ये सब नाम भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ देता है कि परमिएबिलिटी किस लॉ के तहत हम निकाल सकते हैं, तो उसको डार्सीज लॉ बोलते हैं। वो इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ। ऑफ परमिएबिलिटी, ठीक है। इसका इक्वेशन है Q इक्वल टू K इंटू आई इंटू ए, ठीक है। Q हो गया कि उसका कितना फ्लो है, मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड, कितना क्वांटिटी, कितना मीटर क्यूब जो है हर सेकंड में फ्लो करता है, इसका यूनिट ये हो गया, ठीक है। के है आपका कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, के को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड में, ठीक। आई, आई हो गया थर्मल, आई हो गया जियोथर्मल ग्रेडियंट, ठीक है। आई हो गया आपका, जिसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ये डायमेंशन लेस होता है, इसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं, कि मतलब किस लेवल से किस लेवल तक पानी का लोड है, किस लेवल से लोड है और किस लेवल में ट्रैवल कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। वो क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा। तो आई है आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये यूनिट लेस है, और ये तो एरिया है कि कितना एरिया का मटेरियल है जिससे हम लोग पानी को फ्लो करवाना चाह रहे हैं, तो ये तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो ये यूनिट हो गया इसका मीटर क्यूब पर सेकेंड, इससे आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो यही है आपका परमिएबिलिटी, जिसको डार्सीज लॉ बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग पूछिएगा। अच्छा, नीतीश, हाँ चलिए, आपने सही क्वेश्चन पूछा। इसमें पोरोसिटी से डिवाइड करते हैं तो क्यों करते हैं। इसमें देखिए, जैसे अगर क्वेश्चन में दिया है ना कि उसका अगर क्वेश्चन दिया है तो जो फॉर्मूला आप समझ में नहीं आया है, देखिए, इस फॉर्मूला के आप डेरिवेशन में नहीं जाइए, डेरिवेशन करने के लिए वो भी किया जा सकता है, लेकिन डेरिवेशन में नहीं जाइए, इसको यूज कैसे करना है वो समझिए पहले आप। तो इसमें जब भी आपको पोरोसिटी दे तो ये Q इक्वल टू के आई ए जो है, तो ये कितना मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्लो करेगा, है ना। तो इसके लिए अगर पोरोसिटी दिया है तो हम लोग इस Q में पोरोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, Q इंटू, अगर पोरोसिटी दिया है उस मेटल का, उस मटेरियल का अगर पोरोसिटी दिया है तो इस पोरोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि कितना मीटर क्यूब पर सेकेंड क्वांटिटी जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे
अगर पोरोसिटी का डाटा दिया है और इस चीज को पूछा जा रहा है तो आपको उसको पोरोसिटी से मल्टीप्लाई करना है। और कुछ डाउट है तो बोलिए। फ्लो रेट आपको एरिया और वेलोसिटी पहले से दिया हुआ है, तब तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे, है ना। लेकिन अगर आपको एरिया वेलोसिटी ही नहीं दिया हुआ है, वही सब चीज निकालना है, तो उस केस में आपको पोरोसिटी को दिया जाता है। तो उस केस में हम लोग जो क्वांटिटी है उसको पोरोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी पता चलता है कि कितना हमारा अ, पानी जो है वो फ्लो कर पाएगा एक साइड से दूसरे साइड। ठीक है, तो वही वाला क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। एक बार क्वेश्चन देखिए, फिर बात करते हैं। ठीक है, अगर विजुअल हो रहा है तो ये देखिए, ए कोर्स सैंड एक्विफर हैज पोरोसिटी ऑफ 20%। ठीक है, एक सैंड का एक्विफर है। एक्विफर मतलब इसमें पानी ट्रैप्ड रहता है। तो उस सैंड एक्विफर का जो पोरोसिटी है वो 20% है। एंड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मतलब के जो है वो 3.5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है। ठीक, इफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो डायमेंशन लेस होता है आई, वो दिया हुआ है 0.00423। इसमें देखिए आपको वेलोसिटी वगैरह जो है वो कुछ नहीं पता है, यह हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है। तो आपको जो क्वांटिटी है उसके रेफरेंस में बात करना है। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, देन द एवरेज लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर इन मिलीमीटर पर सेकेंड। अब ये आपसे पूछ ही रहा है वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें आपको ना क्वांटिटी पता है ना वेलोसिटी पता है। तो इस केस में वो सैंड का मटेरियल है, तो इसलिए उसमें पोरोसिटी दिया हुआ है कि वो इतना पोरस है मटेरियल, तो मतलब इतना पानी उसको एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी है। तो उस केस में जो मैं आपको फॉर्मूला बताया हूँ उस हिसाब से चलना है। ठीक है, तो आपको क्या क्या डाटा दिया है वो देखिए। क्यू है अपना क्वांटिटी मीटर क्यूब पर सेकंड में, और एरिया मीटर स्क्वायर में। तो क्यू अपॉन ए ही अपना वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी अपना चाहिए। ये हम लोग क्यू अपॉन ए करके निकाल लेंगे इस फॉर्मूला में। तो ये क्या आ जाएगा, के इंटू आई अपॉन पोरोसिटी। ये बच गया। तो अब इसमें जो आपका वैल्यू दिया हुआ है बस उसको लिखना है और कुछ नहीं है। तो वैल्यू आपका है 3.5। यूनिट का देख लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन में आपको यूनिट दिया है 3.5 का इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा यूनिट में ही रखते हैं। इंटू आई, आई का वैल्यू दे दिया है 0.00423। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये पोरोसिटी अपना, पोरोसिटी दे दिया 0.2। तो ये आपका आ गया मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि बाकी तो दोनों यूनिट लेस है और हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है मिलीमीटर पर सेकेंड में। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर में 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये और ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, बाकी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो वही अपना आंसर होगा परमेबिलिटी का। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ये 0.074 के अराउंड आ रहा है, 0.074 मिलीमीटर पर सेकेंड। बस यही चीज है। इसी में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें पोरोसिटी का जिक्र ही नहीं होगा, उसमें बाकी डेटा दिया जाएगा। इसमें बाकी डेटा नहीं है इसलिए पोरोसिटी का डेटा दिया गया है, इसलिए उसी को लेके हम लोग चलेंगे। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछिए। हाँ बिल्कुल, पोरोसिटी जो है ना वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ही है। जैसे आपको पहले बताया ना कि जो भी वॉइड होता है, कोई भी सैंपल निकालते हैं कोर सैंपल, तो उसमें कुछ तो सॉलिड ग्रेन्स होगा पत्थर का और कुछ वॉइड होता है। तो वो कितना वॉइड है, उस वॉइड में कितना पानी स्टोर हो सकता है, वो होता है पोरोसिटी।
अगर उसमें वॉइड बहुत ज़्यादा होगा तो वो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा, तो उसका पोरोसिटी बहुत ज़्यादा आएगा। तो पोरोसिटी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। बिल्कुल सही बोले हैं आप अंशुमन, वही चीज़ है, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। क्या पोरोसिटी का डिफिनीशन रिपीट करना है क्या? पोरोसिटी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ही होता है। वो जो बोल रहे हैं अंशुमन सही बोल रहे हैं, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। कितना वॉइड स्पेस है उसमें कितना वाटर एकोमुलेट हो सकता है, वही होता है पोरोसिटी। उसी को हम लोग बस कैलकुलेशन बेस के लिए वो सब फॉर्मूला रखे हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। बाकी उसका कॉन्सेप्ट यही है, जितना ज़्यादा किसी सैंपल में वॉइड होगा उतना ज़्यादा वो पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा, तो उतना ज़्यादा उसका उसको पोरस बोलेंगे। ठीक है, अभी इतना ही पे एंड करते हैं। कल थोड़ा और आगे लेके चलेंगे, 2-4 टॉपिक पहले डिस्कस भी करेंगे और फिर जो है हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल के क्लास में।